नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 6 के अंतर्गत गणित विषय में दूसरी इकाई जो पूर्ण संख्या के रूप में है इसके बारे में जानेंगे। पूर्व की कक्षाओं में हमने संख्याओं का कुछ ज्ञान लिया है। आइए अब बात करते हैं पूर्ण संख्या क्या है। उसके पहले जैसे कोई सामान है हमारे पास, इसकी यदि गिनती करनी हो तो हम कैसे करते हैं? आप भी गिनते हैं तो कैसे काउंट करते हैं? 1, 2, 3, 4 और इसी प्रकार से गिनती हमारी बढ़ती जाती है। अब ये जो गिनने का ढंग है, ये जो एक क्रम है गिनने का, ये प्राकृतिक रूप से निकलता है, नेचुरली आता है। तो ये गिनने की जो प्राकृतिक क्रम है, नेचुरल क्रम है, इसे हम लोग प्राकृत संख्या के अंदर रखते हैं या अंग्रेजी में जिसे कहते हैं नेचुरल नंबर। हमने जाना कि संख्याओं की जो हम गिनती करते हैं नेचुरली प्राकृतिक रूप से, उसे हम लोग जिस समूह में रखते हैं उसके परिवार का जो नाम है, उस परिवार का नाम है प्राकृत संख्या या इसे ही कहा जाता है नेचुरल नंबर। आप पूर्व से भी परिचित हैं। कैसी संख्याओं को कह रहे हैं? जिसको हम लोग जब गिनते हैं नेचुरली रूप से, उसका जो क्रम होता है, जैसे अभी हम लोग गिन रहे थे तो क्या क्रम था? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसी प्रकार आगे बढ़ता जाता है। इस प्रकार की संख्याओं का जो पूरा परिवार है, सेट है, समुच्चय है, इस ग्रुप को हम लोग प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर नाम देते हैं। गिनती की यह जो क्रम है, यदि इसे पलट दिया जाए, उल्टी दिशा में यदि गिनती करें, उल्टे क्रम में यदि गिनती करें, जैसे हम कहें कि घटते क्रम में 12 से गिनती करें, तो हम लोग कैसे करेंगे? 12, 11, 10, 9, 8, 7 और इस प्रकार का क्रम चलता रहेगा। घटते क्रम में हम लोग लिखते हैं 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब आगे क्या? एक के बाद क्या? घटते क्रम में यदि इसको हम घटाते जाएं तो एक के बाद क्या होगा गिनती में? तो एक्चुअल में प्राकृत संख्या के अंदर एक के बाद घटते क्रम में कुछ भी नहीं होता है। प्राकृत संख्याओं के समूह में यदि हम कहें कि घटते क्रम में उल्टी गिनती करें तो 3, 2, 1 और 1 के बाद कुछ नहीं होता है इस संख्या के ग्रुप में, प्राकृत संख्या में। आइए हम आगे बात करते हैं। जब हम बात कर रहे हैं बढ़ते क्रम और घटते क्रम की, किसी संख्या के आगे की संख्या की यदि बात करें, जैसे संख्या लिखा हुआ है 13 और हम आपसे बात करें कि 13 के बाद की संख्या क्या है? तो 13 के बाद की जो संख्या है, नेचुरली जब आप काउंट कीजिएगा तो वो आ जाएगा 13 के बाद 14। कैसे प्राप्त हुआ है इसके बाद की संख्या? इसमें एक ऐड करके आप प्राप्त कर सकते हैं, या गिनती यदि आप नेचुरली कीजिएगा तो अपने आप बाद की संख्या ज्ञात हो जाएगा। अब 13 के लिए 13 के ठीक बाद की संख्या 14 है। उसी प्रकार से 14 के लिए 14 के ठीक बाद की संख्या 15 हो जाएगी और इस प्रकार से हम लोग किसी भी संख्या के ठीक बाद की संख्या आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। नहीं पता लगे तो आप एक जोड़ भी सकते हैं। अब ये जो बाद की संख्या है, इसे हम लोग सक्सेसर कहते हैं। हिंदी में इसका नाम परवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या है।
परवर्ती या इसी का एक और नाम है उत्तरवर्ती। अंग्रेजी का शब्द है इसके लिए सक्सेसर, का मतलब हुआ ठीक बाद की संख्या। उत्तर मतलब बाद वाला। और कैसे ये ज्ञात होता है? एक जोड़ करके। ठीक इसके उल्टा क्रम में यदि हम बात करें, जहाँ ठीक बाद की बात कर रहे हैं, वहीं यदि ठीक पहले की बात करें हम, जैसे हम लिखते हैं कि 9 के ठीक पहले कौन सी संख्या है? तो जैसे हमने ठीक बाद वाला निकालने के लिए क्या किया था? संख्या में एक ऐड किए थे। ठीक उसी प्रकार से किसी भी संख्या के ठीक पहले वाली संख्या यदि ज्ञात करनी होगी तो हम लोग इसमें एक घटा देंगे, और जब 9 में एक घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 8। अब ये जो संख्या है 8, इस संख्या को पूर्ववर्ती या अनुवर्ती कहते हैं। पूर्ववर्ती या इसी का एक और नाम है अनुवर्ती संख्या। इसे अंग्रेजी में प्रेडिसेसर नाम दिया गया। पूर्ववर्ती या अनुवर्ती संख्या कौन सी संख्या हुई? किसी भी संख्या के ठीक पहले वाली संख्या को हम लोग पूर्ववर्ती या अनुवर्ती संख्या के नाम से जानते हैं। ठीक पहले वाली संख्या कैसे निकलेगा? एक घटा करके। तो हम दो प्रकार की संख्याओं के बारे में जान रहे हैं, परवर्ती या पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती मतलब पहले वाला, परवर्ती मतलब बाद वाला। बाद वाला निकालने के लिए एक जोड़ते हैं और पहले वाला निकालने के लिए हम लोग एक घटाते हैं। जब हम लोग पूर्ववर्ती या अनुवर्ती संख्या की बात कर रहे हैं तो 9 का पूर्ववर्ती या अनुवर्ती 8 हुआ। ठीक 8 का पूर्ववर्ती कौन हो जाएगा? इसी प्रकार 7। 7 का पूर्ववर्ती कौन हो जाएगा? 6। 6 का 5। 5 का पूर्ववर्ती 4। 4 का पूर्ववर्ती संख्या यदि हम कहें तो क्या होगा? आप खुद से ज्ञात कीजिए। 3। उसी प्रकार कहें कि 3 का पूर्ववर्ती क्या होगा? तो आप कहेंगे 2, और फिर 2 का पूर्ववर्ती संख्या 1, और 1 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा? ठीक पहले वाली संख्या। कैसे ज्ञात करना है? एक घटा करके। तो एक में से एक जब घटाएंगे आप, उसका पूर्ववर्ती ज्ञात करेंगे तो आपको क्या ज्ञात होगा? कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, कुछ नहीं ज्ञात होगा। और ये जो कुछ नहीं है, ये जो कुछ नहीं है, इसे ही शून्य कहा जाता है। जो कुछ नहीं बचा, इसे ही हम लोग कहते हैं शून्य। शून्य की अवधारणा यहीं से है। शून्य की अवधारणा क्या है? जहाँ कुछ नहीं है। और इसे संकेत के रूप में हम लोग कैसे लिखते हैं? शून्य का हमेशा से हम लोग उपयोग करते हैं। शून्य का इस प्रकार से संकेत देते हैं। अब जब शून्य की समझ हो गई है तो आप समझें, प्राकृत संख्या में तो परिवार में कहीं शून्य है नहीं, लेकिन जब हम पूर्ववर्ती या अनुवर्ती देखते हैं तो पाते हैं कि 1 का पूर्ववर्ती संख्या शून्य है। अब इस संख्या को अर्थात शून्य को इस पूरे परिवार में मिला दिया जाए, प्राकृत संख्या के समूह में मिला दिया जाए, तब जो एक नया परिवार बना और ज़्यादा सदस्यों वाला, उसमें एक और सदस्य बढ़ गया शून्य। तो उस बड़े से परिवार को हम लोग नाम देते हैं पूर्ण संख्या। यानी कि पूर्ण संख्या का परिवार कैसा परिवार हुआ? जितने भी प्राकृत संख्या हैं वो सभी संख्याएं आई, साथ ही साथ उसमें एक और सदस्य जुड़ गया जिसे हम लोग कुछ नहीं कह रहे हैं, और उसे ही गणित में नाम दिया गया है शून्य। प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लिया जाए तब जो समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब जितनी बातें हमने सीखी, आइए इसके आधार पर हम खुद से कुछ करते हैं।
स्वयं करके देखिए। बच्चों, अभी स्क्रीन पर कुछ प्रश्न आ रहे हैं, वो आपको खुद से करके देखना है। आइए, पहला क्या लिखा हुआ है? क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? यदि आपने समझा है तो आप बताएंगे कि पूर्ण संख्या में कौन कौन आ रहा है? सभी प्राकृत संख्याएं आती हैं और उससे भी एक सदस्य ज़्यादा शून्य भी आता है। तो पहला प्रश्न है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? तो उत्तर है क्या? बिल्कुल सही, हाँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। लिखा है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं भी हैं? क्या कहना है आपका? सोचिए। अभी आपने जाना है कि पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या से एक सदस्य ज़्यादा है, शून्य, यानी कि सभी की सभी जो पूर्ण संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्याएं नहीं हैं। कौन सी ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत नहीं है? बिल्कुल सही, शून्य। अगले प्रश्न की ओर आए। लिखा है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो पूर्ण संख्या है कौन? सभी प्राकृत संख्याएं और साथ ही साथ शून्य। तो सबसे छोटा का यदि बात करें, जो सबसे शुरू में आ रहा है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? शून्य। अगला प्रश्न है, 12 की परवर्ती संख्या बताएं। अब परवर्ती या उत्तरवर्ती या सक्सेसर किसे कहे थे हम? ठीक बाद की संख्या को। तो आपको ज्ञात आता है करने, आप खुद से ज्ञात कीजिए कि 12 के ठीक बाद की संख्या कौन सी होगी। ठीक उसी प्रकार से 990 की परवर्ती संख्या क्या है? बिल्कुल उसी प्रकार बनेगा जैसे परवर्ती बनता। आप खुद से कीजिए, इसमें कोई हिंट हम आपको नहीं देने जा रहे हैं। 999 की अनुवर्ती या पूर्ववर्ती। अनुवर्ती या पूर्ववर्ती मतलब ठीक पहले की संख्या। कैसे ज्ञात करते हैं? एक घटाकर। बस अब बाकी काम आपका है, आप स्वयं से करें। और उसी प्रकार असहाय प्रश्न संख्या 7 भी काफ़ी आसानी से कर लेंगे। इतना जब हम कर लेंगे तो आइए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, हम लोगों ने पूर्ण संख्या के बारे में जाना है, उसके परिवार से मेलजोल किया है हमने। आइए अब इन पूर्ण संख्याओं को हम एक लाइन पर दिखाते हैं, जिसे संख्या रेखा कहते हैं। संख्या रेखा पर दिखाने का प्रयास करते हैं। संख्या रेखा क्या है? बस एक स्ट्रेट लाइन है जिस पर संख्याओं को दर्शाया जाता है। कैसी संख्याओं को हम दिखा रहे हैं? पूर्ण संख्याओं को दिखा रहे हैं। तो आइए पूर्ण संख्या को दिखाने के लिए हम लोग शुरू कर लेते हैं शून्य से, क्योंकि अभी हम लोग जाने हैं कि पूर्ण संख्या का जो परिवार है उसका जो सबसे छोटा सदस्य है उसे शून्य कहा गया है। और संख्या रेखा पर सबसे बाईं ओर सबसे छोटा होता है। जैसे जैसे दाईं ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे उसका मान बढ़ता जाएगा। तो शून्य के बाद की संख्या आपने जाना है परवर्ती संख्या के बारे में। ठीक इसके बाद की संख्या क्या होगी? 1। इसके बाद की संख्या 2, 3, 4, 5। इस प्रकार यदि पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर रखा जाए तो ये जो संख्या बना ये संख्या रेखा हो गया आपका। ध्यान ये रखना है कि जो बीच का इंटरवल है ये हमेशा बराबर हो। आप सुविधा के लिए इन बिंदुओं का नाम भी दे सकते हैं, जैसे A, B, C, D, E, F, G और इसी प्रकार आगे तक। और संख्या रेखा हमेशा ओपन होता है, यानी इस ओर हमेशा बढ़ता ही जाएगा, उसका अंत नहीं है। ध्यान ये रखेंगे कि A से B की जो दूरी है 1 इकाई, ठीक इतना ही B से C के बीच भी है और इतना ही C से D के बीच भी है। जब संख्या रेखा पर हम संख्याओं को दर्शा लिए हैं और ये भी जान गए हैं कि दाएं की ओर बढ़ने पर हमेशा मान बढ़ता है, यानी आप किसी भी बिंदु से यदि दाईं ओर चलेंगे तो आपका मान वैल्यू बढ़ता है। और संख्या रेखा पर किसी भी बिंदु से
यदि बाईं ओर चला जाए लेफ्ट में तो मान हमेशा घटता जाता है, घटता है। यानी आप ये पता कर सकते हैं कि बिंदु F का मान बिंदु D के मान से हमेशा बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि बिंदु F D के दाईं ओर है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम E और B में तुलना करने कहेंगे तो आप देखें E दाईं ओर है और B बाईं ओर है। बाईं का मान हमेशा कम और दाएं का मान हमेशा ज़्यादा होता है। तो हम कह सकते हैं कि बिंदु B का जो मान है, वैल्यू है, वो कम है बिंदु E के मान से। जब किसी पूर्ण संख्या के मान को बढ़ाना हो तो आप हमेशा दाएं ओर चलिए। बढ़ाने का क्या मतलब है? किसी भी संख्या के मान को यदि आप बढ़ाते हैं तो बढ़ाने का क्या मतलब है? उसमें कुछ न कुछ जोड़ा जा रहा है और उसे ही हम लोग गणितीय भाषा में जोड़ या योग का नाम देते हैं। यानी यदि पूर्ण संख्या को किसी दूसरी पूर्ण संख्या के साथ जोड़ना हो तो योग के लिए आप हमेशा क्या करेंगे? दाएं चलेंगे। क्यों? क्योंकि योग का मतलब है कि उसमें वैल्यू को और बढ़ाना, और बढ़ाने के लिए हम लोग संख्या रेखा पर ऑलवेज हमेशा दाएं ओर चलते हैं। जैसे हम यदि लिख दें 2 जोड़ 3, आइए इसे हम संख्या रेखा की सहायता से करने का प्रयास करते हैं। लिखा हुआ है 2, तो आइए 2 कहाँ है? बिंदु B पर। यहाँ है आपका 2, आपको भी मिल गया होगा। आप साथ में खुद से भी करते चलिए। उसके बाद है जोड़। अब जोड़ का मतलब है वैल्यू को इंक्रीज करना, बढ़ाना, और बढ़ाने के लिए आपको छलांग किधर की ओर लगाना है? दाईं की ओर। अपना मुंह दाईं की ओर कर लीजिए और कितना जोड़ना है उसमें? 3। तो आइए इसे हम 3 छलांग लगाते हैं। 1 2 और 3, और इस प्रकार से आप पहुंच गए हैं बिंदु E पर जिसका मान है 5। हमने जाना कि 2 में यदि 3 जमा कर दिया जाए, उसका वैल्यू बढ़ा दिया जाए, तो बढ़ करके उसका मान कितना हो जाएगा? 5। इस प्रकार से संख्या रेखा पर आप कोई भी योग कर सकते हैं। अब ठीक इसके उल्टा योग के जगह यदि हमें उसके मान को घटाना हो, डिक्रीज करना हो, तो गणितीय भाषा में मान घटाने को हम क्या कहते हैं? व्याकलन करना या घटाव। व्याकलन या घटाव की क्रिया संख्या रेखा पर कैसे होगा? बच्चों, जैसे योग के लिए हम दाएं की ओर चलते हैं, चूंकि मान बढ़ाना था, तो जब घटाने की बात आएगी, व्याकलन की बात आएगी, तो हम बाईं ओर छलांग लगाएंगे और हमारा घटाव की क्रिया भी हो जाएगा। जैसे यदि लिखा हुआ है, हमारे पास प्रश्न है गणित का 4 घटाव 3। आइए हम इस समस्या का हल संख्या रेखा की सहायता से करते हैं। लिखा हुआ है 4, तो 4 कहाँ है? आइए ढूंढिए। 4 ये वाली मिल गई। क्या करना है? वहाँ से हमको घटाना है, और घटाने का मतलब हुआ कि किधर की ओर चलना है? कदम अपना बाएं की ओर बढ़ाना है, लेफ्ट में। राइट मतलब बढ़ना और लेफ्ट मतलब घटना। कितना चलना है आपको? 3। तो 4 से 3 कदम बाएं की ओर चलेंगे। 1 2 3, और जब 3 कदम चल गए तो आपने पाया कि अब आप पहुंच गए हैं बिंदु A पर जिसका मान है 1। इस प्रकार से हम संख्या रेखा की सहायता से घटाव की क्रिया भी कर सकते हैं। बच्चों, अभी हमने जाना कि किसी भी नंबर लाइन पर संख्या रेखा पर 2 संख्याओं की तुलना करना, कौन बड़ा है कौन छोटा है, साथ ही साथ योग की क्रिया करना एवं घटाव की क्रिया करना। आप इस प्रकार के और भी प्रश्न खुद से संख्या रेखा बना करके कीजिए। खुद से आप प्रश्न लिख लीजिए, कुछ में कुछ जोड़ना है, घटाना है। प्रयास ये कीजिए कि इतनी बड़ी संख्या ना ले लें कि संख्या रेखा बनाना मुश्किल हो जाए।
जैसे हमने योग और घटाव की संक्रिया संख्या रेखा पर की है, ठीक इसी प्रकार से गुणन की क्रिया भी आइए संख्या रेखा पर करते हैं। बच्चों, आइए संख्या रेखा पर गुणन की संक्रिया किस प्रकार करते हैं इसे समझते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं संख्या रेखा पर गुणन की संक्रिया, या जिसे हम लोग गुणा भी कहते हैं। संख्या रेखा पर गुणा की क्रिया करने के लिए क्या ध्यान रखना है। जैसे कोई एक छोटा सा उदाहरण खुद से ले लेते हैं। लिखा हुआ है 2 गुना 3। यदि इसे संख्या रेखा पर दिखाना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे। अब देखिए, छलांग जैसे हम लोग जोड़ घटाव में लगा रहे थे, इसमें भी लगाएंगे, लेकिन संख्या है आपका 2, तो आइए 2 पर चलते हैं। अब यहाँ से आपको 3 छलांग लगाना है, गुना 3, और गुणा में मान क्या होता है, बढ़ता है। तो छलांग गुणा की क्रिया में हमेशा पूर्ण संख्या के मामले में दाहिने की ओर लगेगा, राइट हम लोग चलेंगे। और कितना छलांग लगाना है आपको, 3। लेकिन ध्यान रखना है कि जब भी छलांग लगेगा तो 2 के ही बराबर लगेगा। यानी 2 जो है आपका कहाँ से शुरू कर रहे हैं, 2 इकाई से। तो जो छलांग की इसकी लंबाई है वो 1 इकाई ना हो करके 2 इकाई की होगी। तो जब हम यहाँ से अगला छलांग लगाएंगे, ये यदि पहला छलांग है तो दूसरे छलांग में हम लोग कहाँ पहुँच जा रहे हैं, 4 पर। ये देखिए, यदि ये पहला छलांग है, स्टार्ट में कहाँ पहुँच गए हम लोग, 2 पर। तो ये पहला छलांग जब 2 इकाई का है तो इसका अगला छलांग भी 2 ही इकाई का होगा। और ऐसे ऐसे हमको कुल कितने जंप करने हैं, 3 बार। तो 1, 2 और फिर से 2 इकाई का यदि एक जंप ले लें हम, तो इस प्रकार से आप पहुंच गए हैं संख्या 6 पर। तो आपने पाया कि 2 गुणा 3 यदि हम संख्या रेखा की सहायता से करें तो कितना उत्तर होगा, 6। ऐसे भी आपको पता है 2 गुना 3 कितना होता है, 6। तो किसी भी संख्या की जोड़ घटाव के साथ साथ गुणन संक्रिया को भी आप संख्या रेखा की सहायता से दर्शा सकते हैं। आइए एक और करते हैं। लिखा हुआ है 3 गुणे 4। कैसे करेंगे, सबसे पहले है क्या लिखा हुआ, 3। तो हम लोग 3 पर छलांग लगाएंगे। अभी आप कहाँ हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पर, शून्य पर, जहाँ से संख्या रेखा की शुरुआत हुई है पूर्ण संख्याओं की। तो हमको जाना कहाँ है, 3 पर। और 0 से जब आप 3 पर जाइएगा तो एक बार में बड़ा सा छलांग आपको लगाना पड़ा। और इस छलांग की जो लंबाई है वो है 1, 2, 3 इकाई। अब इतना ही बड़ा छलांग हर बार लगेगा गुना में, और ये कितना बार आपको लगाना है, 4 बार। तो आइए लगाते हैं, बहुत आसान है। पहले छलांग में हम लोग पहुंच गए फर्स्ट जंप पर 3 पर। अब इतना ही 3 इकाई का जंप आगे लगाएंगे तो हो जाएगा, चलिए कहाँ पहुंच गए, 6 पर। देखिए जंप 3 इकाई का है या नहीं, 1, 2, 3। इसी प्रकार फिर इतना बड़ा जंप लगाएंगे, 1, 2, 3 इकाई का। तो अगली बार जंप करके हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं, 9 पर। और अभी तक हुआ है 1 छलांग, 2 छलांग, 3 छलांग, और आपको लगाने हैं कुल कितने, 4 छलांग। तो आइए फिर 3 इकाई का एक जंप लीजिए, 1, 2, 3। और अगले छलांग में, अगले जंप पर आप जहाँ पहुँचे हैं वहीं आपका उत्तर आपका इंतजार कर रहा है। और आप इस प्रकार से संख्या रेखा के किस संख्या पर पहुँच गए हैं, 12 पर। आप उत्तर तक पहुँच गए हैं। अर्थात गुणा की क्रिया 3 गुना 4 जब हमने संख्या रेखा पर किया तो आपको उत्तर प्राप्त हो गया 12। आशा है बच्चों कि आप सब संख्या रेखा एवं संख्या रेखा पर संख्याओं का निरूपण, उनकी तुलनात्मक अध्ययन एवं कुछ संक्रियाएं जैसे जोड़, घटाव एवं गुणा की क्रिया समझा है।
इसके अलावे शुरू में ही हम लोगों ने देखा परवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या एवं संख्याओं के दो समूह प्राकृत और पूर्ण से जान पहचान आज किए। आज की कक्षा के बाद आपके अभ्यास में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, आशा है आप पूरी तरह बनाएंगे। जब हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे तो इसी पूर्ण संख्या के गुणों के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आपके लिए होमवर्क ये है कि जितनी भी बातें बताई गई उसे खुद से कॉपी पर कीजिए और आपकी अभ्यास पुस्तिका में जो अभ्यास दिए गए हैं उससे प्रश्नों को हल करें। मिलते हैं अगली कक्षा में पूर्ण संख्या के गुणों के साथ। धन्यवाद।